नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। लेट्स स्टार्ट। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? भूमिका, कालक्रम, विस्तार, प्रमुख स्थल और विशेषताएं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, प्रौद्योगिकी, पतन के कारण, प्रमुख तथ्य, मैपिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय। पश्चिमोत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत, क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर अभी तक ज्ञात स्थलों के आधार पर। इस मैप में आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप आपको दिख रहा हो। क्वेश्चंस। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता क्षेत्रफल का विस्तार। उत्तर में चिनाब नदी मांडा, दक्षिण में गोदावरी नदी देमाबाद, पूर्व में हिंडन नदी आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागंड और दास्क नदी। उत्तर में मांडा चिनाब नदी, दक्षिण में देमाबाद गोदावरी नदी, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, पश्चिम में सुतकागंड और बलूचिस्तान दास्क नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकागंड और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा रावी नदी तक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा सिंधु नदी तक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा भोगवा नदी तक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा गगन नदी तक है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी नदी हिंडन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी नदी दास्क नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी चिनाब नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी नदी गोदावरी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा 1300 किलोमीटर है। मैप में आप देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ कहाँ विस्तार है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल हड़प्पा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। खोज और उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टिले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और न ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय बर्टन बंधुओं जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। 1921 में भारतीय पुरातात्विक और सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इसमें पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। इस समय भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल और प्रारूप स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थल की खोज की जा चुकी है और ये वर्तमान में भी क्रम जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, काशी युगीन सभ्यता आदि कई नामों से पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा स्थल के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज हुई, उत्खनन किया, तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में मिले, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सरस्वती घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हुई है।
प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है। एंशिएंट इंडिया मैप, इसमें आप नदियों को देख सकते हैं, यमुना, गंगा, सिंधु। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं? अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टिन मिलाकर बने कांसे के उपकरणों की बड़े पैमाने पर खोज हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता अथवा नील नदी घाटी की सभ्यता। इसमें इजिप्ट, नील नदी मिस्र में है, मेसोपोटामिया देख सकते हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन देख सकते हो, इधर वांगो नदी घाटी में चाइना में सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नोट, हम मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने तथा प्रासंगिक मुद्दों पर ही हम इन सभ्यताओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता के कालानुक्रम के बारे में स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी के अभाव है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को लंबवत उत्खनन में समस्या के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके आधार पर इस सभ्यता को सही काल को ज्ञात किया जा सके। हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इस सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या ये है कि प्राप्त स्थलों का अभी तक पूर्णतः उत्खनन नहीं हुई। इस प्रसंग में लंबवत खुदाई करना एक प्रमुख समस्या बन गई है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में वहाँ मानवीय बस्तियाँ मौजूद है। इसलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु यह स्पष्ट है कि यह अवशेष अभी अंतिम नहीं है और नीचे और खुदाई होना बाकी है। संभवतः भविष्य में इस प्रसंग में और अधिक स्पष्टता आ सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद है, किंतु इस अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। रेडियन कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इतिहास। प्रागैतिहासिक काल में यानी पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐतिहासिक में 1857 की क्रांति आदि पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से, ये विदेशी मत है। देसी मत है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से, और देसी मत है भारत की चौथी सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता का ही विकसित रूप है। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहास के विचरणवादी सिद्धांत के आधार पर है। विचरणवादी सिद्धांत का तात्पर्य है कि इस सभ्यता का अपने मूल स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यता के मिश्रण अथवा स्थानांतरण से विकसित होना है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रैमर, डी कोसाम्बी तथा एस.डी. सांकलिया हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 100 ईसा पूर्व भारत आए तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। उदाहरण के लिए दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लिपि का ज्ञान था, कांसे का प्रयोग हुआ है,
मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग किया गया है। कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। बैल की आकृति की मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों सभ्यताओं के समान रूप से मिलते हैं, किंतु यह विचारधारा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना लगभग 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत और अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। अतः इस अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव प्रतीत होता है। हालांकि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद है, किंतु इन दोनों समानताओं का प्रमुख कारण इन दोनों सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार था। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे तथा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। अतः वस्तुओं के आदान प्रदान के इस क्रम में स्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं के में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों एवं विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ होगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की। मेसोपोटामिया सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। किंतु दोनों सभ्यताओं में कुछ मौलिक अंतर विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, यहाँ उच्च स्तरीय नगर नियोजन के प्रमाण मिले, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अर्ध नगरीय सभ्यता है, यहाँ नगरों के साथ ग्राम भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें अव्यवस्थित रूप से मिलती हैं। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाट माप तोल में एकरूपता थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस संबंध में एकरूपता नहीं थी। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्राओं में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, वहीं मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कीलनुमा थी। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से वर्गाकार मुहरें प्राप्त हुई, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता की मुहरें वर्गाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य पाए जाते हैं। मेसोपोटामिया में पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों के शासन का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। सभ्यता के पुरोहित वर्ग के शासन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मेसोपोटामियाई समाज प्रमुखतः पितृसत्तात्मक था, वही सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ था तथा दोनों सभ्यताओं में व्यापार के क्रम में कुछ विशेषताओं का अवश्य आदान प्रदान हुआ होगा। ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता में सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। यह विचारधारा क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक रूप से स्वतः विकसित हुई थी। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फेयर सर्विस और रोमिला थापर है। इनका मानना है कि ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ है। वस्तुतः पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में नाल, कुल्ली तथा आमरी जैसे स्थलों की भी खोज हुई है। यह हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल थे। इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती, बल्कि ग्रामीण से अर्धनगरीय तथा अर्धनगरीय से नगरीय के रूप में विकसित होती है। हड़प्पा के पूर्व में इन ग्रामीण स्थलों के पहले उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। उत्पादन में वृद्धि से कार्य विशिष्टीकरण अथवा श्रम विभाजन जैसी व्यवस्था का विकास हुआ होगा। कार्य विशिष्टीकरण होने से कार्य करने की दक्षता बढ़ी होगी, जिससे पुनः और अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया होगा। उत्पादन में वृद्धि से कर जैसी व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्षमता का विकास हुआ होगा। फलस्वरूप धीरे धीरे कुछ ग्रामीण क्षेत्र अर्धनगर में तथा अर्धनगर से नगरों में विकसित हुए होंगे। कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा इन संस्कृतियों में आपसी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का आदान प्रदान हुआ। सौंती सभ्यता। अमलानंद घोष तथा डी.पी. अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सौंती सभ्यता का विकसित रूप है। सौंती सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में राजस्थान में की गई थी। सौंती सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो आगे चलकर इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ। सौंती सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता दोनों से प्राप्त कुछ मृत भांडों के पीपल के पत्तों बर्तनों में समानता तथा रस्सी के प्रमाण मिले। कुछ एक समान साक्ष्यों के आधार पर तर्क दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण सौंती सभ्यता से हुआ है।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक मौलिक सभ्यता थी, जिसके उद्भव एवं विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा एक ही प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। कालांतर में इस सभ्यता को मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा इस क्रम में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल, मुंडी गांव और शोरतगुई, पाकिस्तान के लगभग 500 स्थल, भारत में लगभग 1000 स्थल, थार डेजर्ट, ये लोथल, इंडस रिवर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात प्रमुखतः, राजस्थान, महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल 7 नगरीय स्थल, अन्य प्रमुख स्थल। 7 नगरीय स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, सहुंदड़ो, बनावली। सातों नगरीय स्थलों के कुछ सामान्य विशेषताएं। सभी नगर 2 भागों में विभक्त होते थे। पश्चिम भाग को दुर्ग या टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती थी। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग तथा सामान्य जनता रहती थी। दुर्ग छोटे आकार का, जबकि नगर अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता था। पश्चिम भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था, ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज का विशेषाधिकार प्राप्त यह वर्ग सुरक्षित रह सके। दुर्ग की 4 दीवारी की होती थी। नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। 4 दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों से, जबकि आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था। दुर्ग टीला या गढ़ी वाला क्षेत्र ये ऊंचा क्षेत्र था, पश्चिमी टीला था। नगर पूर्वी टीला था, जिसमें जनता का निवास करती थी। अपवाद: दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साक्षी लोथल और सुतकागंडोर से मिले हैं, सुरकोटड़ा से मिले। अर्थात लोथल और सुरकोटड़ा में पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरे थे। दुर्ग टीला या गढ़ी ये पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला नगर। अपवाद: समुद्रों में दोनों टीलों में किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार या 4 दीवारी नहीं थी, अर्थात दुर्ग टीला तथा नगर क्षेत्र बना 4 दीवारी के थे। दुर्ग टीला या गढ़ी वाला क्षेत्र पश्चिमी टीला, नगर ये पूर्वी टीला। अपवाद: धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं। तीसरे टीले को मध्यमा के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के मध्य स्थित था। दुर्ग टीला या गढ़ी टीला ये पश्चिमी टीला, ये मध्यमा टीला, ये नगर पूर्वी टीला। हड़प्पा खोजकर्ता दयाराम साहनी, अन्य उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स वहिलर अवस्थिति है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोट मोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित। मोटगोमरी जिले का वर्तमान नाम साहिवाल है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बने दुर्ग को वहिलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा में सचे की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। यह अन्नागार नदी के निकट था तथा अन्नागारों के मुंह नदी की ओर खुलते थे, जिससे जल मार्ग से अनाज का व्यापार करते थे। पश्चिमी टीलों में मजदूर आवास मिले हैं, जिसमें श्रमिक रहते थे। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। गेहूं एवं जौ के दानों के साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे। एक लकड़ी की कब्र मिली, जिसे R37 के नाम से पुकारा जाता है। मातृ देवी की मरण मूर्ति मिली है। लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। जली हुई ईंटों के आवास तथा जल निकासी के प्रमाण मिले हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य के शरीर की मूर्ति अभिलेख वाली मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है। पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। शंख का बना बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र भी मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित। अन्य नाम प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा, स्तूप टीला। मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं।
क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग रहते थे। विशाल स्नानागार मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की विशाल स्नानागार, इसमें ये फोटो में आप देख सकते हैं विशाल स्नानागार। पशुपति महादेव की मुहर मिली है। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर मूर्ति सूती कपड़े के साक्ष्य अर्थात कपास का ज्ञान था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। गणरीवाल पाकिस्तान के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थलीय है। गले हुए तांबे का ढेर मिला है, ये आप देख सकते हैं फोटो। एक विशाल सभा भवन में पुरोहित आवास महाविद्यालय के प्रमाण मिले हैं। महास्नानागार के प्रमाण जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ा आश्रय स्थल कहा है। हर एक घर में कुएं तथा स्नानागारों के साक्ष्य मिले हैं। सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य, ये कुएं का फोटो देख सकते हैं आप। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत संरचनात्मक अन्नागार है। चिमनी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के दांत के अवशेष, सर्वाधिक मात्रा में मुहरें प्राप्त हुई है। यह वर्गाकार तथा शैलखड़ी की बनी हुई थी। 10 मीटर चौड़े राजपथ के साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। लोथल। खोजकर्ता रंगनाथ राव 1953 में अवस्थित गुजरात में खंभात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे। अन्य नाम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। पूर्वी टीले एवं पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह है। बाजरे तथा चावल के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल, फारस की एक मोहर, एक साथ 20 समाधियां मिली है, अतः इसीलिए मुर्दों का नगर भी कहते हैं। युग्म समाधियों के साक्ष्य, सती प्रथा जैसी व्यवस्थाओं के संकेत मिलते हैं। हाथी दांत का स्केल पैमाना मिलता है। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिलते हैं। मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड तथा कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य। एक मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट होता है इस सभ्यता के मिस्र की सभ्यता के साथ संबंध थे। 2 राक्षसों के चित्र वाली मुहर प्राप्त हुई है, जो फारस के साथ संबंध को दर्शाती है। गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्र वाली मुहरें भी मिली है। एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के चित्र अंकित मिले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? लोथल। धोलावीरा। खोजकर्ता जगतपति जोशी 1967 में। विस्तृत उत्खनन किया R.S. विष्ट ने 1990 में। अवस्थित गुजरात में ही कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित मासर एवं मनहार नदियों के मध्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला हरियाणा का राखीगढ़ी, ये गुजरात में। धोलावीरा। धोलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जल कुंड बना है, जो कि शैल स्थापत्य का कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। त्रिस्तरीय नगर योजना केवल धोलावीरा में ही मिली है। पत्थर पर चमकीला पॉलिश, घोड़े की कलाकृति के अवशेष मिले हैं। एक भव्य इमारत स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। ये धोलावीरा शहर की योजना देख सकते हैं आप। इसमें ये मध्य वाला, ये इधर दुर्ग, ये निचला शहर जिसमें जनता निवास करती थी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1953 में। उत्खननकर्ता B.K. थापर 1960 में। अवस्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ, जुते हुए खेत के प्रमाण, लकड़ी का हल, चना तथा सरसों की फसल, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, लकड़ी की पाइप, मेसोपोटामिया की मुहरों के समरूप बेलनाकार मुहरें मिली है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा
सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा से। समुद्रो, खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार, उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके 1935 में। अवस्थिति पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। समुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झुक्कर झांगर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति के विकास के साक्ष्य मिलता है। मणके बनाने का कारखाना मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक और कंघे के साक्ष्य। एकमात्र ऐसा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। 4 पहियों वाली गाड़ी, इक्का गाड़ी, मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल, 2 मछलियों का अंकन, वर्गाकार मुद्रा में 2 नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही है। मिट्टी के मोर की एक आकृति, किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? समुद्रो से। बनावली, खोजकर्ता आर.एस. विस्ट 1974 में। अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में। बनावली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका अभाव है। सड़कें न तो सीधी मिलती है और न एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक मकान में धावन पात्र, वॉश बेसिन लगा हुआ मिला है। ये आप देख सकते हैं इक्का गाड़ी। जम्मू में मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल सिनाब नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा का राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में कुनाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। यह राखी गढ़ी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। उत्तर प्रदेश, बागपत में सनौली से 125 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया गया है। सनौली से जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो कि यमुना की सहायक है। हिंडन नदी, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम विस्तार यमुना नदी तक था, चूंकि गंगा नदी यमुना के पूर्व में स्थित है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा, धोलावीरा तथा देसलपुर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र स्थित है। सुरकोटड़ा में घोड़े के कंकाल प्राप्त हुआ है। लोथल तथा सुरकोटड़ा हड़प्पा के एकमात्र ऐसे स्थल है जो एक ही 4 दीवारी से घिरे हैं। गुजरात का सुरकोटड़ा तथा राजस्थान का कालीबंगा एकमात्र ऐसे स्थल हैं जिनका पतन भूकंप से हुआ है। गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़ के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से धान की पराली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? उत्तर पश्चिम प्रांत, महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। देमाबाद गोदावरी की सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित है। देमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित गनेरी वाला है। सिंध प्रांत के कोट दीजी में से एक अलंकृत खंबे के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य भारत के कालीबंगा से मिले हैं। कोट दीजी से पत्थर की तीर भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा एक स्थल नहीं है। सिंध प्रांत के आमरी से बारासिंगा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में से अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत के जूरी दड़ों से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सिंध प्रांत का अल्लादीनो नामक एक ऐसा बंदरगाह स्थल है जो अरब सागर एवं सिंधु नदी के संगम तट पर स्थित था। बलूचिस्तानी प्रांत में स्थित नौचारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं।
अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाही नगर बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। सातकाहव सांदीकोर नदी के तट पर स्थित यह बंदरगाह नगर है। डास्क नदी के तट पर स्थित छत्तीसगढ़ और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। नदी तट पर स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल सिंधु, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, आमरी, अलीमुराद, अल-दिनी, कोट दीजिए। यह स्थान सिंधु नदी पर थे। चिनाब पर मांडा था, रावी पर हड़प्पा, सतलज नदी पर रोपड़, घग्गर या सरस्वती नदी पर बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल और कालीबंगा। भोगवा गुजरात में लोथल, हिंडन नदी पर आलमगीरपुर, ताप्ती नदी पर मालवन, भादर नदी पर रंगपुर, गोदावरी नदी पर देमाबाद, दास्क नदी पर सौतका गंडोर, सादीकोर नदी पर सौतकाहको, किम मेघम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हड़प्पा रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर तथा भवनों का योजनाबद्ध ढंग का निर्माण करना था। इस प्रकार की सुनियोजित नगर व्यवस्था अन्य समकालीन सभ्यताओं में प्राप्त नहीं होती है। नगर पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में विभक्त थे। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला जबकि पूर्वी भाग को नगर कहा जाता था, जिसमें जनता निवास करती थी। नगर में राजकीय व्यक्तियों के रहने के कारण वर्तमान की तरह ही की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। दुर्ग के क्षेत्र में पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग रहने के कारण यह अधिक ऊंचाई पर स्थित होता था तथा ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में यह सुरक्षित रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस भाग की चार दीवारी भी की जाती थी। पूर्वी भाग में सामान्य जनता का निवास था। सुनियोजित शहर और दुनिया का पहला ड्रेनेज सिस्टम। ये देख सकते हैं आप फोटो, इसमें कई घरों का फोटो दिखाया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, नदी नालों का भी प्रयोग है। दुर्ग टीला और गढ़ीवाला क्षेत्र ये ऊंचा भाग था, नगर जो कि नीचा भाग था। सड़कें तथा नालियाँ। सिंधु सभ्यता में सड़कों का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से हुआ था। सड़कों की ग्रिड प्रणाली विद्यमान थी। सड़कें सीधी रेखा में थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है। एक मुख्य सड़क नगर के बीच से उत्तर से दक्षिण एवं एक मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। दोनों मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 3 मीटर होती थी, किंतु केवल मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क मिली है, जिसे राजमार्ग कहा जाता है। दोनों मुख्य सड़कें एक दूसरे को नगर के मध्य में समकोण पर काटती थी। इन दोनों मुख्य सड़कों के आधार अन्य गलियों अथवा छोटी सड़कें थी जो मुख्य सड़कों पर खुलती थी। दोनों मुख्य सड़कों एवं गलियों के दोनों किनारों पर मकान बने होते थे। मकानों का मुख्य द्वार सड़कों की विपरीत दिशा में होता था। ये देख सकते हैं, ये ब्लैक लाइन में आपको मुख्य सड़क दर्शाई गई है। ये छोटे में से घर बनाया हुआ है, जिसकी घर का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। ये बाकी गलियां हैं। संभवतः ऐसा सड़क पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता होगा। हालांकि अपवाद स्वरूप लोथल में ऐसे मकान मिले हैं जहां का निकास द्वार सड़कों की ओर खुलता था। सड़कें मुख्यतः कच्ची थी, किंतु केवल मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों की सड़कों होने के साक्ष्य मिले हैं, राजमार्ग के साक्ष्य मिले हैं। सड़कें कच्ची होने के बावजूद साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाए जाते थे। सड़कों के दोनों और गंदे जल की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया गया था। गलियों के किनारे पर भी छोटी छोटी नालियों का निर्माण किया गया था जो ढकी होती थी। प्रत्येक मकान की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी तथा प्रत्येक मुख्य नाली एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल बने होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके। सभी छोटी बड़ी नालियां अंत में एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी। भवन। सड़कों एवं नालियों की तरह मकान भी सुनियोजित थे। मकान कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित थे। आवश्यकता एवं असमता
क्षमता के अनुसार मकान 2 मंजिले भी होते थे। 2 मंजिला मकानों में सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। लगभग प्रत्येक घर में जल की पूर्ति के लिए कुआँ होता था। रसोई के अलावा घर में आंगन, स्नानघर, शौचालय भी बने होते थे। आंगन कच्ची ईंटों से बना होता था, किंतु केवल कालीबंगा में आंगन के पक्की ईंटों से बने होने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार तथा शौचालय के साथ एक साथ बने हुए मिले हैं, जो वर्तमान की प्रणाली के अनुरूप है। कई मकान चबूतरों पर भी बने हुए हैं। संभवतः यह बाढ़ तथा वर्षा की स्थिति में बचने के लिए किया जाता होगा। मकान मुख्यतः आयताकार होते थे। आयताकार मकान होने के कारण इनके निर्माण में अधिक जटिल तकनीकी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बोर्ड पद्धति के आधार पर किया जाता था। रिसाव रोधी बनाने के लिए ईंटों पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ये देख सकते हैं ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण के निवेश इनपुट प्रदान किए हैं, इस पर चर्चा कीजिए। इसके 100 शब्दों में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में किसी भी समाज की स्थिति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत लिखित साक्ष्य होते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः ठोस एवं प्रामाणिक रूप से इसके समाज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था अथवा वर्ण व्यवस्था के कोई संकेत या प्रमाण नहीं मिले हैं, किंतु प्राप्त अवशेषों जैसे घरों के आकार में अंतर, पूर्वी एवं पश्चिमी टीलों का विभेदीकरण आदि के आधार पर तत्कालीन समाज के बारे में कुछ अनुमान अवश्य लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, पूर्व में स्थित दुर्ग टीलों में समाज का पुरोहित वर्ग रहता था, निवास करता था। दुर्ग टीले की चार दीवारी से पता चलता है कि निश्चित तौर पर यह समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इससे यह भी पता चलता है कि तत्कालीन समाज विभेदीकृत था। इसी प्रकार कुछ मकानों में 5 से अधिक कमरे प्राप्त हुए हैं, जो कुछ मकानों में केवल 2 कमरे भी मिले हैं। कुछ मकान 2 मंजिले भी मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में कुछ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी थी। हड़प्पा के लोग की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उचित क्षमतावादी थी। वेशभूषा। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। लोथल से कपड़ों की रंगाई हेतु रंगाई कुंड, जबकि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़े सादे के साथ ही कढ़ाईदार भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक 3 पतिया शाल ओढ़े हुए ध्यान मग्न योगी के साक्ष्य मिले हैं। ये देख सकते हैं योगी की मूर्ति, जिसकी दाढ़ी बहुत संवारी हुई है, मूंछ नहीं है इसके। अमीर लोग सोने चांदी, हाथी दांत और कीमती मोतियों के बने आभूषण पहनते थे। निर्धन लोग तांबे, हड्डियां, पत्थर और मिट्टी के जेवर पहनते थे। समुद्रों से लिपस्टिक तथा हाथी के दांत से बने कंघी के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन में तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से श्रृंगारदान, मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा से हाथी के दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा में काजल के साक्ष्य भी मिले हैं। बलूचिस्तान के नौचारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि स्त्रियां श्रृंगार भी करती होगी। मोहनजोदड़ो से ध्यान मग्न साधु की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी दाढ़ी है किंतु मूंछ नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में पुरुषों में दाढ़ी मूंछ रखने अथवा कटवाने का भी प्रचलन था। ये देखते हैं मूर्ति। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उत्खनन के दौरान स्त्री की टेराकोटा की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। उदाहरण के लिए हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। अतः तत्कालीन समाज में स्त्री की उर्वरता और शक्ति के रूप में अर्थात जननी के रूप में स्वीकार किया जाता था। ये देख सकते हैं नारियों के फोटो मिले हैं। हालांकि सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं, जो तत्कालीन समाज के नकारात्मक पक्ष को इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए लोथल में 3 युग्म समाधान और कालीबंगा में 1 युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः बहु विवाह और पर्दा प्रथा इस काल में नहीं था। खान पान कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे, सर्वाहारी थे। हड़प्पा से गेहूं
एवं जो बनावली से जौ, कालीबंगा से सरसों और सने, लोथल से रंगपुर से धान, लोथल से ही बाजरे एवं आटा पीसने की शक्ति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में प्राप्त हुए विशाल अन्नागारों के अवशेष स्पष्ट करते हैं कि अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। इसी प्रकार सनोली जानवरों की आधी जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मांस का सेवन भी करते थे। हालांकि मदिरापान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मनोरंजन के साधन: शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, शतरंज खेलना, पासा खेलना, ढोल व मजीरा बजाना, नृत्य करना, गीत गाना, जुआ खेलना इत्यादि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उदाहरण के लिए हड़प्पा से खिलौने के रूप में तांबे की एक गाड़ी, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति, लोथल से शतरंज, बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी से बने हल के साक्ष्य इत्यादि तत्कालीन समाज के मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डालते हैं। यह इक्का गाड़ी मिली है, ये महिला की मूर्ति है। प्रजातियां: सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, जिनकी पुष्टि मानव के अस्थि पंजरों के रूप में प्राप्त अवशेषों के अन्वेषण से हुई है। भूमध्य सागरीय ये सर्वाधिक प्रचलित प्रजाति थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति: लिपि को नहीं पढ़े जाने के कारण तत्कालीन समाज की धार्मिक मान्यताओं जैसे पुनर्जन्म, आत्मा आदि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष इस समाज की धार्मिक स्थिति को प्रकट करते हैं। स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में धार्मिक पक्ष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, पशुपति तथा वृषभ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई, जिसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा एवं पैरों की तरफ 2 हिरण के चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो से ही एक सींग वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई, जो वृषभ पूजा की तरफ संकेत करती है। ये देख सकते हैं बैल की मूर्ति। हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड भी तत्कालीन धार्मिक स्थिति को चित्रित करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जो संभवतः किसी विशेष अवसर पर सामूहिक स्नान की ओर संकेत करता है। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसंग में वृक्ष पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा तथा अग्नि पूजा के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चंस: सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है, बाघ का हुआ है, गैंडे का हुआ है और हाथी का। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति: कृषि: सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों तथा आसपास के जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में हुआ है। उपजाऊ मृदा होने के कारण इस सभ्यता में कृषि का महत्व अधिक था। किसान नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे तथा मार्च अप्रैल में काट लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था: गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूजा, मटर, राई और सरसों तथा तिल। उत्खनन के दौरान इन फसलों के साक्ष्य अधिकतर जगहों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके किसी स्थल विशेष से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थानीय फसलें हैं, उदाहरण के लिए लोथल से बाजरे के, रंगपुर से धान की भुच्ची, बनावली से रागी के, ज्वार, अच्छी किस्म की जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के किसान मोटे अनाज की फसलों से भी परिचित थे। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक साथ 2 फसलें बोई गई है, मटर और सरसों। इसी तरह बनावली से मिट्टी के हल जैसी आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के हल तथा पत्थर के हंसिए के साक्ष्य भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें:
पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 4 क्षेत्रों में कृषि, परिवहन, क्रय विक्रय, विपणन एवं भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊँट इत्यादि के बारे में जानकारी थी। गाय, ऊँट तथा घोड़ा 3 ऐसे जानवर थे जिनका सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी मुहर में अंकन प्राप्त नहीं हुआ है। सुरकोटड़ा से घोड़े का अस्थिपंजर कंकाल प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख स्थल पशु एवं एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्प एवं उद्योग। उत्खनन के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा उद्योग, मृदभांड उद्योग, मणका उद्योग, सीप उद्योग प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, यह कथन गलत है। माता देवी की उपासना की जाती थी। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। इस समय 2 तरह के कपड़े थे, सूती और ऊनी। मोहनजोदड़ो से एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि सूती कढ़ाईदार 3 पत्तियां चाल ओढ़े हुए हैं। यह मूर्ति देख सकते हैं। मृदभांड उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड उद्योग भी अस्तित्व में था। उस समय मिट्टी और धातु के बर्तन बनते थे। बर्तन की 2 विशेषताएं थी। पहली, चाक निर्मित एवं हस्त निर्मित बर्तन थे और दूसरी, बर्तनों के निर्माण में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। काले रंग से पुष्पाकार ज्यामितीय संरचना बनाई जाती थी। मणका उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में मणका उद्योग वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। मणके मिट्टी, लाल पत्थर, सोना और चांदी के बनते थे। लोथल और समुद्रों से मणके बनाने के कारखानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सीप उद्योग। सीप उद्योग मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में विकसित था। लोथल तथा बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्यापार वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार व्यापार वाणिज्य था। तत्कालीन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तत्कालीन व्यापार और वाणिज्य मुख्यतः 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में विद्यमान था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया से, मिस्र की सभ्यता, फारस की खाड़ी में स्थित देशों के साथ भी थे। सुमेरियन सभ्यता से कुछ स्थलों जैसे ओरकिस, लगस, टेप्पर, तेल, अच्छर, निपुर, हमा से हड़प्पाकालीन मुहरें प्राप्त हुई है। सुमेरियन सभ्यताओं में बेलनाकार मुहरें प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एवं लोथल से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताओं में विकसित व्यापारिक संबंध थे। संभवतः व्यापारिक संबंधों के कारण ही दोनों सभ्यताओं में वैचारिक और सांस्कृतिक तत्वों का भी आदान प्रदान हुआ होगा। इसी प्रकार मिस्र की मम्मी का मॉडल गुजरात से प्राप्त हुआ जो मिस्र के सबसे प्रमुख विशेषता है। फारस की खाड़ी में इराक के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता से 2350 ईसा पूर्व पुराना सारगोन का अभिलेख भी मिला है। सारगोन मेसोपोटामिया का एक वंश था जिसका राजा अक्काड था। यह अभिलेख इसी राजा का जिस पर 3 स्थलों का उल्लेख है, मेलुआ, मगन और दिलमुन। दिलमुन का संबंध आधुनिक बहरीन से है। मगन का संबंध आधुनिक मकरान तट अथवा बलूचिस्तान के क्षेत्र से है। मेलुआ का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अभिलेख में सारगोन शासक ने लिखा है कि फारस की खाड़ी में मेरे बंदरगाह पर 3 देशों से जहाज आते हैं और लंगर डालते हैं, यानी डेरा डालते हैं और विश्राम करते हैं। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के बीच फारस की खाड़ी एक विश्राम स्थल अथवा मध्यस्थ केंद्र था, जहां दोनों सभ्यताओं के लोग व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। आयातित वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, फिरोज, शीशा। निर्यातित वस्तुएं, सीप से निर्मित सामान, हाथी दांत के पैमाने, सूती वस्त्र, मणके। सिंधु घाटी सभ्यता में मणकों का रूप में हाथी के दांत के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें। सिंधु घाटी सभ्यता की कुल 2500 मुहरें प्राप्त हुई है। इनमें से सर्वाधिक 1200 मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये मुहरें
वर्गाकार है और इन पर लिपि एवं पशु दोनों का एक साथ व्यंजन एवं चित्रण किया गया है। सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें मुख्यतः शैलकड़ी से बनी हुई थी। इसके अलावा मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, सर्ट और फ्लिट से बनी हुई मुहरें भी प्राप्त हुई है। मुहरों का आकार वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार था। सर्वाधिक संख्या में मुहरें वर्गाकार थी। विशेषताएं: सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक मुहर पर कुछ अंकन होता था। यह अंकन लिपि, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों के रूप में होता था। आयताकार मुहरें प्राप्त प्राय साधारण होती थी। इन पर कुछ अंकन या चित्रण नहीं होता था। कुछ आयताकार मुहरों पर केवल लिखा रहता था, किंतु चित्रण की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मुहरों पर एक सींग वाले बैल को दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ को भी दर्शाया गया है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ भी मुहर पर गाय, ऊंट, घोड़ा अथवा शेर की आकृति प्राप्त नहीं हुई है। ये देख सकते हैं एक सींग वाला बैल, हाथी के चित्र, गैंडे आदि के। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। परिवहन के साधन: व्यापार के लिए जल मार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों प्रचलित थे। लोथल से गोदीबाड़ा और मिट्टी की नौका के अंकन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सुमेरिया में बनने वाली नौका के अंकन प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में जल मार्ग के जरिए व्यापारिक संबंध स्थापित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी सड़कें थी। इन सड़कों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए भी किया जाता था। तांबे की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तत्कालीन पशुओं का भी परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि: सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लिपिगत साक्ष्य सबसे पहले 1853 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुए थे। विशेषताएं: हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है। इसमें कुल 250 से 400 तक अक्षर बने हुए मिले हैं। अक्षरों में अंग्रेजी भाषा में यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चित्र में मछली तथा बैल के चित्र का सर्वाधिक बार इस्तेमाल हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को लिखावट को बाउस्ट्रोफेंडम अथवा बुस्ट्रोफेदन अथवा मुद्रिका कहा गया है। इस लिपि को लिखने का ढंग दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार लिखा गया है। ये देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसमें यू आकार का चित्र का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन: हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन के दो लक्षण: चौड़ी सड़कें तंग गलियों में परिवर्तित हो गई, घरों की नियोजित से अव्यवस्थित होने लगी, जल निकासी की व्यवस्था में भी गिरावट आई। परवर्ती काल में बड़े आंगन की जगह आंगन में पतली दीवारें आ गई, जो कि संपत्ति के बंटवारे को भी दर्शाता है। पक्की ईंटों की बजाय पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। मेसोपोटामिया के अभिलेख में 1900 ईसा पूर्व के बाद मेलुआ शब्द का प्रयोग बंद हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि परवर्ती हड़प्पा काल में दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विच्छेदित हो गए, जो कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन को इंगित करते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप में ह्रास आने लगा और नगरीय स्वरूप ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में विद्वानों के मत: आर्यों का आक्रमण हुआ है, यह कहा है मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैक्के, जॉन मार्शल और बार्ड का कारण बताया है जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैक्के ने, एच.आर. राव ने। मलेरिया रोग का कारण बताया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। जलवायु परिवर्तन: आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष। जनसंख्या वृद्धि: टी.एच. लैम्ब्रिक। विवर्तनिक हलचल: जॉर्ज डेल्स। प्रशासनिक लापरवाही: जॉन मार्शल। नदी मार्ग में परिवर्तन: अमलानंद घोष। पतन: विद्वान एक मत नहीं है। आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, महामारी आदि अनेक कारण हैं। ये देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का फोटो। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ: संस्कृति, कल्चर। ये कल्ट लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विकसित होना। संस्कृति, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है।
कला, संगीत, साहित्य, वास्तुकला, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष हैं। सभ्यता क्या है? सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता भौतिक पक्ष की प्रधानता होती है, संस्कृति में वैचारिक पक्ष की प्रधानता होती है। सभ्यता में साधन की प्रधानता होती है, संस्कृति में साध्य की। सभ्यता में तीव्र गति से प्रचार होता है, किंतु संस्कृति में धीरे धीरे किंतु लगातार प्रसार होता है। सभ्यता में भौतिक प्रगति का सूचक है, संस्कृति मानसिक प्रगति का सूचक है। थैंक यू। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।